क्या बात है। इसको सबसे पहले लागू किया इन सब लोगों ने, सबसे पहले कहां पर लागू हुआ ये? फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन, सबसे पहले लागू हुआ ये आपका फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन, इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल, बंगाल, और बंगाल के बाद में फिर आपका बिहार में लागू हुआ। कहाँ पर? बिहार में लागू हुआ, और इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। क्या कर दिया गया? राजस्व दर, राजस्व दर निश्चित कर दी गई भाई, तभी तो स्थायी कमाई होगी। स्थायी राजस्व दर निश्चित कर दी गई, ठीक है। यानी कि आपका रेवेन्यू रेट वर फिक्स्ड, रेवेन्यू रेट वर फिक्स्ड, वर फिक्स्ड। और तीसरी चीज क्या की गई, याद रख लेना, जमींदार को भूमि का स्वामी माना, जमींदार को भूमि का स्वामी माना। भूमि का बहुत बार पूछा जाता है, किस आपका भू राजस्व व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी बनाया गया था? बनाया गया, क्या बोलेंगे? जमींदार को तो बोलेंगे मेड द, जमींदार, जमींदार कैसे लिख लीजिए, जमींदार became the owner of, owner of land। जमींदार को क्या बना दिया गया? आपका भूमि का स्वामी बना दिया गया। अब देखो दो चीजें हुई यहाँ पे, भारत में कैसे परिवर्तन आएगा ये समझना है आप सब बड़े गौर से। तो जब उसको भूमि का स्वामी बनाया गया तो यहाँ पर क्या बोला गया, इसमें होता था आपका कि 11 हिस्से होते थे टोटल आपका स्थायी बंदोबस्त में। यानी कि मान के चलो किसी किसान का उत्पादन हुआ है, किसान का जो उत्पादन हुआ है, किसी किसान ने उत्पादन किया और उसकी जमीनों का एनालिसिस करके उसके ऊपर जो था आपका वो रेवेन्यू रेट फिक्स था, सबके लिए अलग अलग था, राजस्व दर निर्धारित था सबके लिए अलग अलग। तो यहाँ पर क्या होता था, किसान के उत्पादन के बाद में जो राजस्व वसूलेगा वो कौन वसूलेगा? जमींदार को भूमि का स्वामी बनाया गया, और साथ में इसी जमींदार को राजस्व वसूली का काम दिया गया। रेवेन्यू रिकवरी का काम कौन करेगा? राजस्व वसूली का कार्य इसी को दिया गया, राजस्व वसूली का कार्य भी इस, यानी कि रेवेन्यू रिकवरी का जो साथी फंक्शन था उसको भी यही ऑपरेट करता था। और जो राजस्व आएगा वो राजस्व होगा आपका 11 हिस्से होंगे, तो 10/11 हिस्सा तो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, 10/11 हिस्सा, और 1/11 हिस्सा जो जाएगा वो जाएगा जमींदार। भाई जमींदार को अगर काम दिया जा रहा है तो उसको भी तो, वो भी तो कुछ काम आपका लेगा इनसे चार्जेस। तो क्या बोलेंगे, 10/11 हिस्सा किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 1/11 हिस्सा किसका है? जमींदार का। यानी इसको ऐसे समझिए कि जो टैक्स आया टोटल उसके 11 हिस्से बना दिए, और या मान के चलो 11 किलो अनाज आया या 11 रुपए आया, ये समझिए 11 रुपए में कितने रुपए लेगी ईस्ट इंडिया कंपनी बताओ? 11 रुपए आ गया मान के चलो, तो 11 रुपए में से 10 रुपए तो जाएंगे किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1 रुपया जो जाएगा वो जमींदार को जाएगा। किसको? जमींदार को। हम सब करके बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कितना पैसा जाना है? अब देखो इस व्यवस्था की वजह से हुआ क्या, अब चूंकि जो आपका लिया जा रहा है आपसे पैसा, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान इस रेवेन्यू को देते थे, उनके बीच में बिचौलिया कौन बन गया? जमींदार एक बिचौलिया बन गया, जमींदार एक बिचौलिया बन गया। यानी कि किसानों का जो सीधा संबंध रहा वो किससे रहा? जमींदार से, और ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा संबंध रहा जमींदार से। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? दो चीजों का जन्म हुआ। एक तो पहली चीज तो ये थी, आप थोड़ा विचार अब खुद कर सकते हैं, कि जमींदार को 1 रुपया किस में से मिलना था? जो उसने रेवेन्यू इकट्ठा किया है किसानों से। और ईस्ट इंडिया को कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब था टोटल जो रेवेन्यू हमारा फिक्स है, जैसे 11 रुपए फिक्स है तो हमको तो भैया 10 रुपए से मतलब है। तो ये जमींदार क्या करने लगे, ये अतिरिक्त टैक्स इनके ऊपर थोपने लगे अपनी तरफ से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो किससे मतलब है? 10 रुपए से। अब मान के चलो ये यहां पर क्या कर दें,
भाई 11 रुपए का इनका फिक्स बनता था, तुमको 10 रुपए दे दिए। अब ये यहां से एक्स्ट्रा 9 रुपए भी वसूल सकते थे या नहीं? हाँ या ना? तो उनको तो सिर्फ 10 से मतलब है, क्योंकि फिक्स है। फिक्स है, जो टोटल का कितना जाएगा आपका, वो लगभग 90% से आप आइडिया लगाइए, हालांकि 88% हुआ करता था। तो इससे क्या हुआ, किसानों का एक दमन शुरू हुआ। और अंग्रेज सरकार भी यही चाहती थी, किसानों का दमन नहीं चाहती थी। अंग्रेज सरकार की इसके पीछे मंशा क्या थी, कि भाई मान के चलो कि हम जमींदारों से फिक्स पैसा ले लेंगे, अब इसके बाद में जमींदार चाहे जो करें, तो जमींदारों की भी तो रुचि बढ़ेगी कि भाई किसी भी तरह से हमको उत्पादन जो है वो तो बढ़े बढ़े। और वो क्या बोलेंगे, लोगों को कृषि के लिए प्रेरित करेंगे कि भाई खेती करो, खेती करेंगे लोग तभी तो उत्पादन होगा और तभी तो रेवेन्यू जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी। तो उन्होंने, इनके पीछे मंशा ये थी कि जमींदार जो खेती है उसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा, जमींदार भी किसानों पे जब आपका टैक्स थोप रहे थे, तो एक तो उनकी जेबें भर रही थी और साथ में वो किसानों को प्रताड़ित इस बात के लिए कर रहे थे कि भाई तुम ज्यादा उत्पादन करो, तुमको ज्यादा उत्पादन करना होगा, ठीक है, क्योंकि जो फिक्स रेट का पैसा जाना है वो तो जाना ही है। अगर फिक्स रेट का पैसा नहीं गया तब क्या होगा, तब क्या व्यवस्था थी अगर पैसा नहीं गया? तो असली मालिक बन गए यहाँ पर आपका जमींदार। और जमींदारों को यहाँ पर दो चीजें और दी गई, इस भूमि को ये बेच भी सकते थे, ठीक है, इस भूमि को ये बेच सकते थे, इस भूमि को ये किसी के पास गिरवी रख सकते थे, इस भूमि को ये उत्तराधिकार में भी किसी अपने पुत्र वगैरह को या किसी को दे सकते थे उत्तराधिकार में, यानी कि इनको हेरिडिटरी राइट्स भी मिल गए इस जमीन को लेकर। किसान की हालत कैसी रही होगी, जरा सोच के विचार करिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो अपना फिक्स पैसा लेने से मतलब है ना, अगर उसका फिक्स पैसा नहीं गया तो तब क्या होता था, ये बात समझिए। तो इस तरह से किसानों का उत्पीड़न शुरू हुआ। और इससे क्या हुआ, अंग्रेज सरकार ने कि भाई कहीं ऐसा तो ना हो पैसा ना दे पाए, तो इसके लिए बोलेंगे ये वसूली के लिए, रिकवरी के लिए, वसूली के लिए सूर्यास्त का नियम लागू किया। ये दरअसल में अगले वर्ष लागू किया गया था, सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम कब का है, 1674 का, सॉरी 1793 में लागू हुई। 74 कहाँ से ध्यान आ गया, 93 में लागू हुई, तो 1794, 1794 में लागू हुआ सूर्यास्त का नियम, सनसेट लॉ फॉर रिकवरी, सनसेट लॉ फॉर रिकवरी, रिकवरी वाज इंट्रोड्यूस्ड, वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब ये सूर्यास्त का नियम क्या था, कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं होगा जमींदार से जो हमको फिक्स पैसा चाहिए वो फिक्स इनकम हमारी कहीं बंद ना हो जाए। तो ये क्या करते थे, उसको एक डेट देते थे कि भाई इस दिन की शाम तक तुमको ये लगान जमा करवाना पड़ेगा, और नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी जो जमींदारी है, जो हिस्सा तुमको दे दिया गया है, उस जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा, उसको अन्य किसी जमींदार को हम सौंप देंगे और उससे हम पैसे ले लेंगे, ठीक है ना। तो वो जमींदार जो चाहेगा कि भाई मैं ये पैसा देने के लिए तैयार हूँ, भाई इसको मान के चलो, इसको इस समय पर देने हैं आपको 100 रुपये लगान देनी है, और ये 100 रुपये लगान नहीं जुटा पाया, तो फिर क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो 100 रुपये चाहिए अपने। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम ये जमींदारी, अगर कोई और व्यक्ति आकर के यहाँ पर कोई ये कहेगा कि ये 100 रुपये देने के लिए मैं तैयार हूँ, भाई जमींदार आदमी दे सकता है उस समय पे, किसानों की तो वो स्थिति नहीं थी, या कोई राजा दे सकता था। तो अगर किसी अन्य व्यक्ति ने आकर के 100 रुपये की भरपाई कर दी उस शाम तक, तो जमींदारी उस, या कोई व्यक्ति नहीं आया तो हम खुद अपनी तरफ से एक नीलामी करा करके आपकी जमींदारी को नीलाम कर देंगे, और चाहे आपका कोई भी अब तक उस पर कितना भी बड़ा क्षेत्र हो, आपका कोई अधिकार उस पर नहीं रह जाएगा। अब जमींदार इसी के लिए क्या करेंगे, आप सोच के देखिए कि कैसे भी न कैसे करके जो फिक्स पैसा अंग्रेजों के पास पहुंचाना है उनको, जो तय कर रखा है, उसके लिए वो किसानों का कितना उत्पीड़न करते होंगे। क्या किसानों के घरों से अनाज जबरन नहीं ले लिया जाता होगा, अपना राजस्व चुकाए जाने के बाद भी, अगर पूरी पूर्ति नहीं होती हो, या जबरन लोगों का बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि आपका शोषण जिसको हम कहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन उनका नहीं होता होगा, तो आप कहेंगे हाँ। तो इस तरह से जमींदार इस देश में उभरे, जिनके पास में बहुत बहुत ज़मीनें हुई, तो ये इसका आगे आके फिर क्या, इसका आप ड्रॉबैक समझ गए ना, नुकसान क्या हुआ।
तो नुकसान क्या हुआ, अंग्रेज यानी कि जो कॉर्नवालिस सोच रहा था कि उसका परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो आपका जो है आपका पैसा मिल रहा था, लेकिन किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, तो किसानों का एक विद्रोह हुआ, या किसानों ने एक विरोध करना आंतरिक रूप से जारी रखा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो अंग्रेज अधिकारियों को ये समझ में आया कि यार ये तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला परमानेंट सेटलमेंट से। तो इसी समय दो व्यवस्थाओं ने और जन्म लिया था। इसके बाद में अभी साथ में ही समझाते हैं कि साथ में अच्छा समझ में आएगा। वर्ष आप देख लेना उनका, वर्ष कौन कौन से हैं किसके समय पर। एक व्यवस्था देश में आई, रैयतवाड़ी, इसको नोट करना, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सिस्टम। भैया थम्स अप करके मुझे ये बता दो एक बार, आपको ये समझ में आ गया ना परमानेंट सॉल्यूशन क्या था? रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या किया गया, अंग्रेजों ने देखा कि भाई यार ये तो आपका किसानों का तो दमन हो रहा है बहुत ज़्यादा, उनको तो सप्रेस किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी किसान, और इनके बीच में बिचौलिया हुआ करते थे, जो मीडिएटर था इसमें, मीडिएटर था इसमें जमींदार। तो उन्होंने कहा कि भाई जमींदार को बीच से हटा दीजिए, जमींदार को बीच से हटा दीजिए, अब सीधे रेवेन्यू देगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन देगा? किसान देगा, ठीक है। और इस तरह से रैयतवाड़ी को शुरू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी भारत में 51% क्षेत्र पर लागू हुई। कितने लेग क्षेत्र पर? 51% क्षेत्र पर ये लागू हुई, 51%। और इसमें क्या क्या चीज़ें की गई याद रख लेना। इसको इसको 1792 में पहले एक जगह लागू किया गया था इसको, मतलब परमानेंट सेटलमेंट से भी पहले 1792 में 12 महल, 12 महल जो कि तमिलनाडु में है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कर्नल रीड द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? कर्नल रीड द्वारा। लेकिन बहुत छोटे से क्षेत्र में 12 महल में ये लागू हुई थी। और ये कब लागू हुई है? तो आप कहेंगे भैया ये तो आपका पहले लागू हो गई स्थायी बंदोबस्त से, तो लेकिन ये पूरी तरह से बहुत बड़े एरिया में इम्प्लीमेंट नहीं। अंग्रेज इसको भी देख रहे थे कि हमारा एक अधिकारी है वहाँ पर 12 महल में, कर्नल रीड ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है। इसने क्या किया था? कर्नल रीड ने 1/3 राजस्व को फिक्स कर दिया था सीधे किसान से, कि भैया तुम जो उत्पादन करो उसका 1/3 हमको दे देना, और कोई जमींदार का कोई चक्कर नहीं है, आपको किसी का शोषण कोई आपका करे, ये भी, इससे भी आप बच जाएंगे, ठीक है, आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और सीधे आपको 1/3 देना है और 2/3 अपने पास रखना है। तो किसानों को भी ये समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कर्नल रीड की इस व्यवस्था को आपका छोटे से क्षेत्र के एनालिसिस के बाद में ये देखा गया कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद में किसान बहुत नाराज हैं, तो अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि कर्नल रीड की जो व्यवस्था है क्यों ना उसको लागू किया जाए। तो इसके लिए काम किया मुनरो ने, मद्रास का एक गवर्नर था 1820 में। यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, ठीक है, छोटे से क्षेत्र में है। मेजर टर्म ये है 1820 में, 1820 में मद्रास के गवर्नर, क्या बोलेंगे, कहाँ पर लागू हुई है? मद्रास के गवर्नर, मद्रास का एक गवर्नर था, गवर्नर नहीं, गवर्नर, मद्रास के गवर्नर थॉमस